हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 18 जून 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उन सभी हेडलाइंस को लेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं, यानी कि जो पूरे न्यूज़पेपर में प्रमुख हेडलाइंस होंगी, चाहे वो किसी भी पेज की हो, बिजनेस, स्पोर्ट्स, नेशनल, इंटरनेशनल। एडिटोरियल पेज के भी हम 3 आर्टिकल होते हैं, तीनों को डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स उससे मिलते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जहां से डर खत्म होता है वहीं से जीत शुरू होती है। अगर आप किसी चीज से डरेंगे तो आप कभी भी उसको शुरू नहीं कर पाएंगे, और जब शुरू ही नहीं करेंगे तो उसको उसमें जीत कैसे हासिल करेंगे। इसी पर है ये लाइन कि अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट के तौर पर देखा जाए, आप अगर सोच लेते हैं कि मैं ये एग्ज़ाम बीट नहीं कर सकता हूँ, तो आप कभी भी पूरी तैयारी होने के बावजूद भी उस एग्ज़ाम को इसलिए बीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब भी आंसर टिक करना होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप जब भी तैयारी करिए तो ये निश्चित करके करिए कि हाँ, आपको सफलता मिलनी है और सिर्फ सफलता ही मिलनी है। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। किसी चीज़ से डरिए नहीं। अगर आप डरेंगे तो ये मान के चलिए कि जितनी आपने तैयारी की है उसका 50% आपका व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए जितना आप मजबूत रहेंगे, डर को जीतेंगे, उतनी ही जल्दी आप सफलता को पाएंगे। अब चलिए आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं नेशनल पेज से। इसमें हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली है कि उकसाएंगे तो भारत निर्णायक जवाब देगा। ये बोला है प्रधानमंत्री मोदी ने। कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने चीन ने जो कार्रवाई की है उसका कड़ा विरोध जताते हुए चीन को चिताया है। दूसरी न्यूज़ है कम आयु में हुए विवाह को भी वयस्क होने पर मान्यता। ये पंजाब गवर्नमेंट का निर्णय है। और जांच क्षमता बढ़ी, स्वस्थ होने की दर में भी सुधार। तो पहली न्यूज़ देखते हैं, उकसाएंगे तो भारत निर्णायक जवाब देगा। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ खूनी झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने की खबर घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसा देते हुए चीन को आगाह किया है। कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर दोनों देशों के बीच तनाव घटाने के चल रहे प्रयासों के बीच प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा है कि भारत किसी को उकसाता नहीं है, मगर हम अपने देश की संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता भी नहीं करेंगे। गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जवानों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मोदी ने इस मुद्दे पर साफ संदेश दे दिया है कि शांति की भारत की कोशिशों को चीन कमजोरी न माने। भारत चीन के सैनिकों के बीच जबरदस्त हिंसक संघर्ष के दूसरे दिन प्रधानमंत्री के इस बयान में चीन की कूटनीतिक और सामरिक दोनों तरफ से स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री ने सैन्य बल और चालबाजी के सहारे सीमा विवाद को नए सिरे से लिखने की चीन की चाल को लेकर उसे स्पष्ट रूप से आगाह किया है। मोदी ने कहा कि चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। आपसी विवाद को शांति से सुलझाने के लिए भारत के रुख को कमजोरी आंकने की भूल नहीं करने का संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है और हमारा इतिहास शांति का रहा है। सबकी सुख समृद्धि की कामना ही भारत का वैचारिक मंत्र रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, कम आयु में हुए विवाह को भी वयस्क होने पर मान्यता। पंजाब व हरियाणा को हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के तहत आयु संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर विवाह किया गया है तो दंपत्ति के वयस्क होने के बाद उसे वैधानिक मान्यता मिल जाएगी। इस प्रकार से याची युवक की आयु विवाह के समय 20 वर्ष थी। उसने 4 साल बाद जब वह एक बच्चे का पिता बन गया तब विवाह पंजीयन के लिए आवेदन किया। उसके आवेदन को विवाह पंजीयन अधिकारी ने इस आधार पर निरस्त कर दिया कि विवाह के समय युवक 21 वर्ष से कम था। वह विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 का उल्लंघन करते हुए किया गया था। इसके बाद भिवानी हरियाणा के रहने वाले याचिक दीपक कुमार ने हाई कोर्ट की शरण ली। याची ने कोर्ट को बताया कि उसका विवाह 20 नवंबर 2015 को हुआ था। 4 साल बाद उसके घर बच्चे का जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने विवाह का पंजीयन कराने के लिए विवाह पंजीयन अधिकारी के यहाँ आवेदन किया, लेकिन अधिकारी ने नियमों का हवाला देते हुए पंजीयन से इनकार कर दिया।
याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुधीर मित्तल ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अवलोकन से यह लगता है कि यदि आयु के प्रतिबंधों का उल्लंघन कर विवाह किया गया है तो वह निष्प्रभावी किए जाने योग्य होता है। नेक्स्ट है जांच क्षमता बढ़ी, स्वस्थ होने की दर में भी सुधार। कोरोना के खिलाफ जंग में मरीजों की जांच की क्षमता तेजी से बढ़ रही है। केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा कोरोना जांच के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ा रही है। मौजूदा समय में सरकारी और निजी क्षेत्र में 924 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। अब तक करीब 61 लाख से ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी है। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 52.80% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस समय 674 सरकारी और 250 निजी प्रयोगशालाओं में सैंपल की जांच की जा रही है। अब तक 60,84,256 नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,63,187 नमूनों की जांच की गई है। वैसे देश में एक दिन में 3 लाख नमूनों की जांच करने की क्षमता हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 52.80% हो गई है। मंत्रालय की तरफ से बुधवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक 3,54,065 लोग अभी तक संक्रमित पाए गए हैं। तो ये नेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। पहली न्यूज है भारत को आसानी से चुने जाने की उम्मीद, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए चीन और पाकिस्तान समेत 55 देशों का समर्थन। दूसरी न्यूज है पुलिस सुधारों से जुड़े कार्यकारी आदेश पर कंपनी पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं ट्रंप द्वारा। यहां पर कंपनी नहीं होगा। और पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया आ सकेंगे विदेशी छात्र। पहली न्यूज देखते हैं। भारत को आसानी से चुने जाने की उम्मीद। भारत को पूरी उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के लिए होने वाले चुनाव में उसे आसानी से जीत मिल जाएगी। 2021-22 के कार्यकाल के लिए यह चुनाव बुधवार को होगा। बता दें कि भारत पहली बार 1950 में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था और अब 8वीं बार यह जिम्मेदारी मिलने जा रही है। 153 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष के चुनाव के अलावा सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य और कोरोना महामारी के कारण लगी पाबंदियों की वजह से संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का भी चुनाव कराया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश हैं। इनमें से 5 यानी कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन स्थायी सदस्य हैं, जबकि हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा 2 साल के कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्यों यानी कि कुल 10 में से चुनाव करती है। भारत 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र से अस्थायी सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार है। भारत की जीत इसलिए भी सुनिश्चित है क्योंकि क्षेत्र की एकमात्र सीट के लिए वह अकेला उम्मीदवार है। नेक्स्ट है पुलिस सुधारों से जुड़े कार्यकारी आदेश पर ट्रंप ने किए हस्ताक्षर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुलिस सुधारों से जुड़े एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश बेहतर पुलिस कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित करेगा। हालांकि ट्रंप ने पुलिस कार्यवाही से अश्वेत पुरुषों और महिलाओं की हत्या के बाद नस्ली भेदभाव को लेकर देश भर में छिड़ी बहस का कोई जिक्र नहीं किया है। बता दें कि अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शुक्रवार रात एक और अश्वेत शेफर्ड ब्रुक्स की एक अश्वेत पुलिस अधिकारी द्वारा हत्या किए जाने के बाद इनमें और तेजी आ गई है। ट्रंप ने हस्ताक्षर करने के लिए आयोजित समारोह से पहले पुलिस कार्रवाई में मारे गए कई अश्वेत अमेरिकियों के परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। नेक्स्ट न्यूज है पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया आ सकेंगे विदेशी छात्र। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विश्व के देशों द्वारा प्रतिबंधों में ढील देने का सिलसिला जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने जहां छात्रों और लंबे समय के लिए आने वाले विदेशी यात्रियों को प्रवेश में छूट देने की बात कही है, वहीं ताइवान ने अगले सप्ताह से ऐसे देशों के व्यापारिक यात्रियों को आने की अनुमति देने का ऐलान किया है जहां पर संक्रमितों का जोखिम कम रहा है।
उधर फ्रांस में दुनिया के 7 अजूबों में से एफिल टावर को 25 जून से दोबारा खोले जाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल लोगों को पहली और दूसरी मंजिल पर ही जाने की अनुमति होगी। बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली मौका है जब इतने दिनों तक एफिल टावर को बंद रखा गया। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री साइमन बर्गहिमन ने बुधवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए फिलहाल अगले साल से पहले सीमा खोले जाने की संभावना नहीं है। हालांकि छात्रों और लंबे समय तक देश में रहने आने वाले यात्रियों को छूट देने का फैसला लिया गया है। ऐसे लोगों को ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश के बाद कम से कम 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा। माना जा रहा है कि इस कदम से यहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र वापस आएंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इंटरनेशनल पेज की। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, आइए देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है, मोरेटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज लेने का कोई तुक नहीं, ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी न्यूज़ है, चीनी निर्मित मास्क होगा, यहाँ पर मास्क से तौबा, उत्पादन में उतरी बड़ी घरेलू कंपनियां। तीसरी न्यूज़ है, सरकारी बैंकों को खर्च में कटौती की हिदायत। और चौथी न्यूज़ है, जियो में फेसबुक की हिस्सेदारी पर सीसीआई की नज़र। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। मोरेटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज लेने का कोई तुक नहीं। मोरेटोरियम अवधि में ब्याज पर ब्याज लेने के बैंकों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि कोरोना संकट की वजह से दिए गए मोरेटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज लेने का कोई तुक नहीं है। शीर्ष अदालत ने इस पर सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र सरकार को इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करना ही होगा। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि जिस मकसद से मोरेटोरियम का प्रावधान किया गया है, कम से कम वह मकसद तो पूरा होना ही चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट कहा है कि सब कुछ बैंकों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता है और उसे मामले में हस्तक्षेप करना ही होगा। सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा है कि बैंकों को ग्राहकों की जमा रकम पर भी ब्याज देना होगा। ऐसे में कर्ज पर लगने वाले ब्याज को पूरी तरह से माफ कर देना बैंकों के लिए आसान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेडलाइन पर आते हैं। चीनी निर्मित मास्क से तौबा, उत्पादन में उतरी बड़ी घरेलू कंपनियां। चीन से मास्क के बढ़ते आयात को रोकने और निर्यात की संभावनाओं को देखते हुए छोटी बड़ी लगभग 100 घरेलू कंपनियां मास्क उत्पादन के क्षेत्र में उतर गई हैं। मास्क की क्वालिटी बनाए रखने के लिए घरेलू निर्माताओं के साथ आयातित मास्क का भी परीक्षण किया जाएगा। N95 कैटेगरी का मास्क बनाने वाली घरेलू कंपनियों को अब भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानक पर खरा उतरना होगा। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने बताया कि मास्क की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। घरेलू कंपनियों को क्वालिटी वाले मास्क का उत्पादन करने के लिए ISI मानक लेना होगा। अस्पतालों में उपयोग हेतु होने वाले मास्क की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस समय देश में 13 ऐसी कंपनियां हैं जो ISI मार्क के साथ N95 कैटेगरी का मास्क बना रही हैं, जबकि 85 कंपनियों ने BIS के मानक के लिए आवेदन किया है। नेक्स्ट है, सरकारी बैंकों को खर्च में कटौती की हिदायत। सरकार ने बैंकों को फिजूल खर्ची से बचने का निर्देश दिया है। सरकारी बैंकों से कहा गया है कि कोरोना महामारी के बीच वित्तीय संसाधनों का उपयोग उत्पादक कार्यों में किया जाए। ऐसे में स्टाफ के लिए कारें खरीदने और गेस्ट हाउस की साजो सज्जा जैसे खर्च से बचना चाहिए। सभी सरकारी बैंकों के प्रमुखों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे अपने वित्तीय संसाधनों का प्रयोग मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों में ही करें। यह निर्देश ऐसे समय जारी हुआ है जब पंजाब नेशनल बैंक ने अपने शीर्ष अधिकारियों के लिए 1.30 करोड़ रुपए में 3 ऑडी कारें खरीदी थी। हालांकि इन मामले में पीएनबी का कहना है कि उसने इसके लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया है, बल्कि पिछले वर्ष खर्च के लिए आवंटित राशि में बच गई रकम का ही उपयोग किया है। लेकिन बैंक पर सवाल यह उठ रहे हैं कि एसबीआई के चेयरमैन भी ऑडी की जगह टोयोटा कोरोला ऑल्टिस जैसी अपेक्षाकृत कम महंगी कार का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रोटोकॉल में पीएनबी के एमडी से ऊंचे पदों वाले सरकारी अधिकारी भी मारुति सुजुकी की सियाज जैसी कम महंगी सेडान का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना संकट और उससे उपजी चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थिति वाले इस मुश्किल वक्त में
पीएनबी का ऑडी जैसी महंगी कारें खरीदने कितना उचित है। चौथी न्यूज है, जियो में फेसबुक की हिस्सेदारी पर सीसीआई की नजर। रिलायंस जियो में फेसबुक की 9.99% की हिस्सेदारी पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नजर है। सीसीआई इस गठजोड़ में उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए उनके निजी डाटा को लेकर चिंतित है। सीसीआई के चेयरमैन अशोक गुप्ता ने बताया कि हम डाटा के गलत प्रयोग को लेकर उठ रही आशंकाओं पर विचार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में अधिकृत जानकारी देने से इनकार कर दिया है। गुप्ता ने कहा कि सीसीआई यह भी देख रहा है कि इस तरह के गठजोड़ में नया साझेदार असेसमेंट के अंतर्गत आता है या नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ गठजोड़ और अधिग्रहण के मामले में यह देखा गया है कि संभावित खतरा मौजूद होने के बावजूद नया साझेदार जांच के दायरे में बच निकला है। तो ये बिजनेस पेज की चार इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है, यहां पर होगा ध्वस्त करने होंगे चीन के नापाक इरादे। शी जिनपिंग के दुस्साहसिक रवैये के पीछे यह सोच है कि इसकी चीन को कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। अब उसके पास चीन के बराबर सहन शक्ति है, आधुनिक हथियार हैं, इसलिए चीन से अब बराबरी का मुकाबला होगा। इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चिलानी ने। दूसरी न्यूज है, अमेरिका पर हावी होता वामपंथ। वामपंथी दबदबा ऐसा है कि ब्लैक लाइव्स मैटर के सामने ऑल लाइव्स मैटर की बात करना असंभव है। इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर शंकर शरण द्वारा। तीसरा आर्टिकल भी चीन से रिलेटेड है। ढोंगी चीन का इलाज। जिस तरीके से चीन एक तरफ बात करता है कि वो भारत के साथ शांति वार्ता चाहता है, और दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई करता है जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए, तो ये एक उसका ढोंगी रवैया दिखाता है। इसी पर लिखा गया है तीसरा आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल को देखते हैं। लद्दाख में गलवान घाटी की घटना से यह साफ हो गया है कि चीन जब तक अपने विस्तारवादी एजेंडे की कोई बड़ी कीमत नहीं चुकाता, तब तक वह अपने मौजूदा रवैये को छोड़ने वाला नहीं है। चीन ने लद्दाख के उन इलाकों में अतिक्रमण किया जो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। असल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग उस दौर में आक्रामक तेवर बढ़ा रहे हैं जब पूरी दुनिया चीन से निकले कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी के रूप में इस दौर की सबसे बड़ी आपदा से जूझ रही है। शी जिनपिंग के मंसूबे अप्रैल में उनके उस भाषण से साफ जाहिर थे जिसमें उन्होंने कहा था कि इतिहास में परिवर्तनकारी कदम किसी बड़े संकट के दौरान ही उठे हैं। शायद यही कारण है कि कोरोना संकट के दौरान चीन ने बढ़त बनाने के मकसद से कई मोर्चे खोल लिए हैं। हांगकांग और ताइवान से लेकर दक्षिण एवं पूर्वी चीन सागर और हिमालयन क्षेत्र में भारत के साथ भिड़ंत को लेकर उसके रुख से यही दिखता है। सी के ये कदम कोरोना वायरस को लेकर चीन की संदिग्ध भूमिका से ध्यान भटकाने में मददगार हो रहे हैं। अमेरिका चीन शीत युद्ध भले ही अभी भविष्य में गर्भ में हो, लेकिन भारत चीन शीत युद्ध शुरू हो चुका है। लद्दाख के मोर्चे पर चीन के अतिक्रमण से उपजा सैन्य गतिरोध किसी युद्ध का रूप धारण कर सकता है। लगता है कि भारत के साथ जंगी मोर्चा खोलकर सी एक बड़े सैन्य संघर्ष की बिसात बिछा रहे हैं। कोरोना महामारी में दिखाया गया है कि निरंकुश चीन की दुनिया को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यह महामारी सी की नव साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर सकती है। दुनिया के तमाम देश बीजिंग पर अपनी आर्थिक निर्भरता घटा रहे हैं। विदेशी कंपनियां चीन के पलायन कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो चीन को लेकर सख्त प्रतिबंध भी लगाए हैं। जहां तक भारत चीन सीमा का सवाल है, तो इतिहास में ऐसी कोई सीमा रेखा थी ही नहीं। भारत की सीमा तो तिब्बत से लगती थी, लेकिन 1951 में चीन ने तिब्बत को हड़प कर हालात बदल दिए। तब से चीन ने जब भी भारत के खिलाफ आक्रामकता दिखाई है, तो देश में कुछ लोगों ने इसके लिए भारत को ही जिम्मेदार बताया है। उन्होंने इस पर गौर नहीं किया कि बाहुबल दिखाना ही चीन की साम्यवादी संस्कृति का हिस्सा है। हिमालयी क्षेत्र में चीन के नापाक मंसूबों से निपटने के लिए भारत को तिब्बत की निर्वासित सरकार को ढाल बनाकर उसका लाभ उठाना चाहिए।
अफसोस की बात है कि चीन को खुश करने के लिए भारत ने 2 साल पहले दलाई लामा और निर्वासित सरकार के दर्जे को बदल दिया। आज भारत में किसी लचर गठबंधन की सरकार नहीं है। मौजूदा सरकार के पास संसद में भारी बहुमत है। प्रधानमंत्री को जनता का व्यापक समर्थन हासिल है। अपने समर्थकों में नरेंद्र मोदी की छवि ऐसे नेता की है जो देश को निराश नहीं कर सकेगा। लद्दाख के मोर्चे पर उनके नेतृत्व की परीक्षा होने जा रही है। वास्तव में भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और उसका सुरक्षा परिदृश्य काफी हद तक इस पर निर्भर होगा कि वह चीन के साथ सैन्य गतिरोध से किसी तरह निपटता है। नेक्स्ट आर्टिकल है अमेरिका पर हावी होता वामपंथ। 50 वर्ष पहले पश्चिम के छात्र विद्रोह को देखने वालों के अनुसार अभी ब्लैक लाइव्स मैटर में शुरू हुआ आंदोलन उसी तरह का है, लेकिन 1-2 सप्ताह में ही इसका ऐसा दबाव बना है कि लगभग सभी प्रशासन ने घुटने टेक दिए हैं। ऐसा अभूतपूर्व परिणाम किसी आकस्मिक घटना का नहीं हो सकता। वास्तव में अमेरिका में लंबे समय से बन रही मानसिकता ने एक अश्वेत की मृत्यु के बहाने अपना हस्तक्षेप किया है। यह मानसिक उच्च शिक्षा संस्थानों में वामपंथी मतवाद के क्रमशः वर्चस्व की कहानी है। यह पूरी प्रक्रिया वामपंथी मतवाद और उसके इतिहास की नज़र रखने वाले ही समझ सकेंगे। 1960 के दशक वाला पश्चिमी छात्र विद्रोह यथास्थिति के विरुद्ध था। 2 दशक से दुनिया में शांति की द्वितीय विश्व युद्ध में फासिज्म की हार के बाद काफी नवनिर्माण हुआ था, मगर 1965 के बाद पश्चिमी युवाओं में हिप्पी आंदोलन शुरू हुआ। 1960 के दशक का अंत होते होते हार्वर्ड समेत कई प्रसिद्ध अमेरिकी विश्वविद्यालय के छात्रों में वामपंथी फैशन स्थापित होने लगा, पर वह समाज पर प्रभावी नहीं हुआ। कारण यह था कि वियतनाम में अमेरिकी पराजय के बाद वहां जो भयानक कम्युनिस्ट सत्ता बनी, उससे अमेरिकी वामपंथ ठंडे पड़ गए। जल्द ही चीन ने कम्युनिस्ट से मुंह मोड़कर पार्टी पूंजीवाद का रास्ता निकाल लिया। यह ठीक है कि क्लासिक मार्क्सवादी सिद्धांत टूट गया, लेकिन वामपंथ ने अपना नवीकरण किया। आर्थिक मार्क्सवाद के बदले सांस्कृतिक मार्क्सवाद आया। इन 5 दशकों में इतिहास, साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति आदि के मुख्यतः भेदभाव और अत्याचार पाठ पढ़ाने का चलन बढ़ा। जानकारों के बदले एक्टिविस्ट तैयार हुए। धीरे धीरे ऐसे लोग प्रशासन, मीडिया, स्कूल, कला केंद्र, न्यायालय, कारपोरेट आदि हर कहीं पहुंचे। इस तरह वामपंथी मतवाद की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। उन्हें संतुलित करने के लिए उदारवादी, तथ्यपरक, सामाजिक ज्ञान देने की चिंता शासकों या समाज को नहीं हुई। यह बहुत बड़ी भूल थी। अमेरिका में जब से जॉर्ज फ्लॉयड के नाम पर प्रदर्शन शुरू हुए, तब से उग्र लफाजी के सामने समतापरक, मेलजोल वाले विचारकों को जगह नहीं मिल रही है। नेक्स्ट आर्टिकल है ढोंगी चीन का इलाज। चीनी सेना ने लद्दाख की गलवान घाटी में धोखे से भारतीय सैनिकों को जिस तरह निशाना बनाया है, उसके बाद चीन से रिश्ते सामान्य बने रहने का कोई कारण नहीं दिखता। चीन ने अपनी हरकत से भारत के भरोसे को तोड़ने के साथ ही दशकों पुराने संबंध में जहर घोलने का काम किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है, ताकि आर्थिक व्यापारिक मामलों में भारत को दबाव में लेने के साथ ही देश दुनिया का ध्यान कोरोना वायरस से उपजी महामारी से हटा सकें। यह अच्छा हुआ कि चीन की धोखेबाजी पर भारतीय प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और देश की अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा हर हाल में होगी। चीन को जवाब देने के अलावा अब और कोई उपाय नहीं, क्योंकि उसने अपनी हरकत से खुद को भारत का शत्रु साबित किया है। चीन के शत्रुतापूर्ण व्यवहार की झलक उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के उस बयान से मिली, जिसमें उसने गलवान घाटी पर दावा जताते हुए कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन तो भारतीय सेना ने किया है। यह चोरी और सीनाजोरी है। जिस गलवान घाटी का कोई चीनी नाम तक नहीं है, उस पर वह अपना दावा कर रहा है। वह ऐसे दावे निराधार और पूरी तरीके से निराधार हैं। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज।
स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो है श्रीलंका दक्षिण अफ्रीका में शुरू होगा क्रिकेट। कोरोना वायरस के प्रभाव के कम होने के बाद श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट की वापसी की राह तैयार हो गई है। इन दोनों ही देशों में अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत नहीं होगी, लेकिन दोनों ही देश नए रूप से अपने अपने यहाँ क्रिकेट को घरेलू स्तर पर मैदान पर लाने की योजना बना चुके हैं। श्रीलंका में 25 जून से 12 दिवसीय टूर्नामेंट पीडीएस की T10 लीग के जरिए क्रिकेट बहाल होंगे। वहीं दक्षिण अफ्रीका में अनूठे 3T क्रिकेट के जरिए 27 जून से क्रिकेट फिर से खेला जाएगा। श्रीलंका में पीडीएस T10 लीग में देश के कुछ शीर्ष क्रिकेटर हिस्सा लेंगे। इसमें भाग लेने वाली 8 टीमों को 2 ग्रुप में विभाजित किया गया है, जिनके बीच ऐतिहासिक और विश्व धरोहर स्थल अनुराधापुर में कुल 46 मैच खेले जाएंगे। तो ये स्पोर्ट्स पेज की एक न्यूज़ थी। ये आज का 18 जून 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।